हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और बात करेंगे इंटेल की 12th जनरेशन के बारे में। तो 12th जनरेशन कैसी है, क्या इसमें अच्छाई है, क्या ख़राबी है, क्या खूबी है, क्या खामी है। ठीक है, तो समझाने के लिए इसका आर्किटेक्चर मैं आपको पहले थोड़ा सा मोबाइल के प्रोसेसर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मोबाइल के जो प्रोसेसर होते हैं 8 कोर प्रोसेसर, 16 कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर प्रोसेसर, उसमें होता क्या है कि अगर कोई प्रोसेसर 8 कोर वाला है तो सारे के सारे 8 कोर एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। कोई एक या दो कोर पावरफुल होते हैं और जो रिमेनिंग कोर होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो वीक होते हैं, वो उतने पावरफुल नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई हेक्सा कोर प्रोसेसर है, कोई 16 कोर प्रोसेसर फ़ोन में दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि 16 कोर जो है वो एक जैसा परफॉर्म करेंगे। कोई एक या दो कोर पावरफुल होंगे और बाकी के रिमेनिंग कोर जो हैं कमज़ोर होंगे। तो इस तरीके का आर्किटेक्चर फ़ोन के प्रोसेसर में होता है। अभी तक कंज्यूमर लेवल पे जो डेस्कटॉप प्रोसेसर मार्केट में मिल रहे थे, हमने यही देखा कि अगर कोई प्रोसेसर क्वाड कोर है, यानी कि 4 कोर वाला प्रोसेसर है, तो 4 कोर्स इक्वली परफॉर्म करते हैं, इक्वली पावरफुल भी होते हैं। अगर कोई 8 कोर प्रोसेसर है तो 8 के 8 कोर जो हैं वो एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं। अगर कोई 16 कोर प्रोसेसर है तो 16 के 16 कोर एक जैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इंटेल यहाँ पे अभी एक नया हाइब्रिड आर्किटेक्चर लेके आ गया है। इसमें क्या है कि कुछ कोर जो है पावरफुल हैं और कुछ कोर जो है कमज़ोर हैं, यानी कि थोड़े से वीक हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब मैंने पहली बार i5 12 जनरेशन देखा 12600 के, और उसके स्पेक्स देखे और मैंने ये लिखा हुआ देखा कि 10 कोर वाला प्रोसेसर है, तो मैंने ये सोचा कि i5 में 10 कोर दे रहे हैं तो i7 i9 में क्या देंगे फिर। और मैं ये सोचने लगा कि फिर ये तो जो 11 जनरेशन का i9 है, ये तो उससे भी आगे निकल जाएगा अगर इसमें 10 कोर हैं। और आपको सही बात बताऊं, वो कुछ गेम्स के बेंचमार्क में मैंने ऐसा देखा कि उससे आगे वो निकला है, वो गया है उससे आगे। 12th जनरेशन का i5 11 जनरेशन के i9 से आगे निकला है। हालांकि अभी मैंने देखा नहीं 10th जो i9 10th जनरेशन का जो प्रोसेसर था 10900 के, उसमें तो 10 कोर आपको 20 थ्रेड दिए जाते हैं, तो उसका कंपैरिजन अभी मैं ठीक से देख नहीं पाया हूँ। कहीं पे भी मैं बेंचमार्क्स देख रहा था। जो i5 प्रोसेसर है 12 जनरेशन का, इसका सीधे सीधे कंपैरिजन बनना चाहिए था 5600X से, और 11 जनरेशन के तो i5 से ही बनेगा। हमको यही देखना है कि पुराने i5 से कितना बेहतर है। लेकिन इसका कंपैरिजन बन रहा है 5800X से, और कुछ चीज़ों में आप कह सकते हैं कि हम इसकी तुलना 5900X जैसे प्रोसेसर से भी कर सकते हैं। वैसे करने को तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है देख के कि 5600X से करना नाइंसाफ़ी हो जाएगी 5600X के साथ, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा है इसमें। तो पहले जब मैंने देखा कि 10 कोर वाला प्रोसेसर है, मैं हैरान रह गया। बाद में मुझे पता चला कि छोटा सा एक कैच है यहाँ पे, 10 कोर इक्वल परफॉर्म नहीं करते हैं। यहाँ पे 6 परफॉर्मेंस कोर हैं, इंटेल ने नाम दिया है परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंसी कोर। तो 6 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंसी कोर हैं, और कुल मिला के 10 कोर हो जाते हैं। 10 कोर 20 थ्रेड नहीं है, 10 कोर 16 थ्रेड है। तो पहले तो मुझे सुनने में थोड़ा सा ऑड लग रहा था, 10 कोर 16 थ्रेड। i7 में क्या है कि 8 परफॉर्मेंस कोर हैं और 4 एफिशिएंसी कोर हैं। तो आई थिंक 8 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर, तो 12 कोर का प्रोसेसर हो गया। 12 कोर और आई थिंक 20 थ्रेड थे। बाकी i9 जो है वो 16 कोर का प्रोसेसर है, 8 एफिशिएंसी कोर और 8 परफॉर्मेंस कोर। तो 16 कोर और 24 थ्रेड, ऐसे थोड़ी सी और टर्म्स देखने को मिली। उसका रीज़न ये है कि जो एफिशिएंसी कोर है वो सिंगल थ्रेड वाले कोर्स है, उसमें हाइपर थ्रेड अनेबल नहीं है। हाइपर थ्रेडिंग जो है वहाँ पे अनेबल नहीं है। तो परफॉर्मेंस कोर के डबल थ्रेड आप काउंट कर लीजिए और एफिशिएंसी कोर के सिंगल थ्रेड आप काउंट कर लीजिए। इस एग्जांपल के तौर पे i5 जो है 6 एफिशिएंसी कोर है तो 12 थ्रेड्स हो गए। सॉरी, 6 परफॉर्मेंस कोर हैं, 6 परफॉर्मेंस कोर हैं तो 12 थ्रेड्स हो गए। 4 एफिशिएंसी कोर हैं तो 4 ही थ्रेड गिने जाएंगे, उसको हम 8 नहीं गिनेंगे क्योंकि सिंगल थ्रेड वाले प्रोसेसर हैं एफिशिएंसी कोर। तो 12 थ्रेड हो गए परफॉर्मेंस कोर के और 4 थ्रेड हो गए एफिशिएंसी कोर के, तो टोटल 16 थ्रेड हो गए। तो 10 कोर 16 थ्रेड, इस तरीके के थोड़े से और टर्म यहाँ पे बन रहे हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्लीकेशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, गेम्स हैं, वो अभी तक तो ऐसे ही प्रोसेसर पे रन करते थे जो सारे इक्वल एक समान पावरफुल हैं, है कि नहीं। तो अभी ये तो एकदम नई चीज़ है, तो इस पे ठीक से रन कैसे करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन है, उसे ज़रूरत है परफॉर्मेंस कोर की, उसने रैंडमली ले लिया एफिशिएंसी कोर। अब प्रोसेसर कैपेबल था उसको अच्छी पावर देने के लिए, अच्छे से उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज एप्लीकेशन ने ही एफिशिएंसी कोर उठा लिया, तो अब प्रोसेसर पावरफुल होने के बाद भी उसे ठीक से रन नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इसको ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी दिक्कतें ना आए, इसके लिए इंटेल ने हार्डवेयर में ही इंटेल थ्रेड डायरेक्टर को इंस्टॉल किया है। हार्डवेयर के अंदर ही ये चीज़ बिल्ड है। अभी इंटेल थ्रेड डायरेक्टर क्या है, तो ये तय करेगा कि कौन सी चीज़ को परफॉर्मेंस कोर्स मिलने चाहिए और किस चीज़ को एफिशिएंसी कोर। जैसे आप कोई गेम रन कर रहे हैं तो गेम रैंडमली, अगर ये इंटेल थ्रेड डायरेक्टर प्रोसेसर में ना हो तो वो तो रैंडमली एफिशिएंसी कोर उठा सकता है। परफॉर्मेंस कोर उसने दे दिए बैकग्राउंड को, जो विंडोज़ अपडेट वगैरह चल रहे हैं वो परफॉर्मेंस कोर यूज़ कर रहे हैं, और आपका जो गेम है वो एफिशिएंसी कोर यूज़ कर रहा है। लेकिन क्योंकि इसमें इंटेल थ्रेड डायरेक्टर एक टेक्नोलॉजी इंस्टॉल है, तो इसका काम ये है कि सही जगह पे परफॉर्मेंस कोर को इस्तेमाल करे और सही जगह पे एफिशिएंसी कोर को, ठीक है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क्स जो हैं सही आ रहे हैं, चीज़ें सही से काम कर रही हैं। विंडोज़ 10 में भी प्रोसेसर ठीक से काम कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि विंडोज़ 11 को ही इसके संग इस्तेमाल करना चाहिए, बट विंडोज़ 10 में भी प्रोसेसर ठीक से काम कर रहे हैं। बट स्टिल ये नए प्रोसेसर हैं, ये आर्किटेक्चर बिल्कुल नया है, इसके लिए चीज़ें डिज़ाइन अभी ठीक से नहीं हैं और एरर्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे गेम्स रन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एरर आ रहे हैं, विंडोज़ में भी एरर आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ एकदम नई है, अच्छी है बट नई है। तो इसके लिए कुछ भी ठीक से डिज़ाइन अभी नहीं है। और साथ ही साथ जो रैम का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, DDR5 भी एकदम नई चीज़ है अभी, तो सब कुछ एकदम नया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है, गेम्स में काफ़ी बार क्या होता है कि आपको बीच में हल्का सा कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए स्टटर, थोड़ा सा अटकना, जिसको हम हिंदी में कहें आसान भाषा में स्टटर देखने को मिल सकते हैं। 0.1% लॉस देखने को मिल सकते हैं, 1% लॉस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता ये सब क्या चीज़ें हैं, आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि आपका कोई गेम रन कर रहा है, कोई हैवी गेम जो प्रोसेसिंग पावर आपकी ले रहा है, अचानक से कोई विंडोज़ अपडेट स्टार्ट हो जाता है बैकग्राउंड में। तो वो विंडोज़ अपडेट क्या करेगा, वो विंडोज़ अपडेट आपके प्रोसेसर में एक कैश मेमोरी होती है, उस कैश मेमोरी में वो अपडेट की इन्फॉर्मेशन भेजेगा। और कैश मेमोरी रैम जितनी पावरफुल तो होती नहीं है, वो होती है 10 MB की। रैम से कई ज़्यादा स्पीड में पावरफुल होती है, स्पीड उसकी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है कैश मेमोरी की, लेकिन साइज़ छोटा होता है, ठीक है। कैश मेमोरी की स्पीड बहुत होती है, रैम बहुत 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 स्लो होती है कंपेयर टू कैश। कैश का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कैश जो है वो छोटी होती है, वो 10 MB 20 MB ऐसे होती है, ठीक है। तो कोई एप्लीकेशन रैंडमली स्टार्ट हो जाएगी बैकग्राउंड में, तो प्रोसेसर की कैश को खाली कर देगी और प्रोसेसर को फिर से आपके गेम का डेटा रिसीव करने के लिए, उसमें भरने के लिए रैम से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और उसमें जो है आपको लेटेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि रैम स्लो है, और वो जो बीच में कुछ मिली सेकेंड्स के लिए या कुछ सेकेंड्स के लिए गेम आपका अटक जाएगा। इसे हम कहते हैं स्टटरिंग, और इसी चीज़ की वजह से 1% लॉस आते हैं, 0.1% लॉस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एफिशिएंसी कोर्स में कैश मेमोरी सेपरेट है, डिवाइडेड है, ठीक है। तो एफिशिएंसी कोर को दे रखा है कि अगर कोई विंडोज़ अपडेट होता है या कोई बैकग्राउंड में कोई टास्क रन करता है, कोई ईमेल आता है, कोई पॉपअप होता है, कुछ लोगों ने कंप्यूटर में ही पुश मेल टेक्नोलॉजी जो है डाल रखी होती है, उनके नोटिफिकेशंस वगैरह जो है, जैसे हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस आया करते हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, उनके कंप्यूटर में ही आते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एफिशिएंसी कोर जो है वो अपने सेपरेट कैश मेमोरी से संभाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टटर देखने को नहीं मिलेगा।
लोज देखने को नहीं मिलेंगे। और ये चीज़ें देखी भी गई हैं। जो प्रोसेसर हैं AMD के और जो प्रोसेसर हैं इंटेल के, बेंचमार्क्स के डिफरेंस को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। गेम दोनों में बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो लैग है कुछ सेकंड के लिए जो आती है, जो स्टटरिंग है, जो 1% लॉस है, जो 0.1% लॉस है, वो इंटेल के 12th जनरेशन में बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो सब कुछ सुनने में बढ़िया ही बढ़िया लग रहा है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इसकी अच्छी नहीं है। वो ये है कि मैंने देखा कि i5 से लेके i7 तक जो TDP की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो TDP है इसकी, वो है 125 वॉट सब की। अब जब ये बूस्ट होते हैं, जब ये ओवरक्लॉक होते हैं, तो i5 की आई गेस 150 160 ऐसे चली जाती है, और i7 की 190 या 200 ऐसे टच करने लगती है, और जो i9 है उसकी 250 तक ऐसे चली जाती है। ठीक है, एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्टली मैंने टेस्टिंग नहीं करी है तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन एक रफ़ एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ मैं कि ये चीज़ें होती हैं। तो इनकी TDP बहुत हाई है, बहुत हाई TDP है, और इस वजह से क्या है कि अगर आप एक i5 भी लेते हैं तो आपको उसके लिए AIO कूलर लेना पड़ेगा। आप उसको ऐसे फ़ैन से अगर मतलब फ़ैन लगा के, जो एयर कूलर होता है उसको लगा के आप सोच रहे हैं कि आप यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, वो करना ठीक नहीं होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ i5 जैसे प्रोसेसर के लिए आपको AIO लिक्विड कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि TDP बहुत हाई है। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि बहुत हाई TDP है, लेकिन कर भी कह सकते हैं i5 ही आपको 10 कोर प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी, एक पॉइंट ये कि इंटेल अभी तक 14 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर प्लस प्लस, 14 नैनोमीटर प्लस 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 14 नैनोमीटर पे ही टिका हुआ था। अब इंटेल आ गया है 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली 14 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर पे आने का मतलब ये है कि अब जो प्रोसेसर के जो ट्रांजिस्टर हैं, जो फिज़िकल सर्किट है प्रोसेसर का, उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। और छोटा करने से ये होता है कि अब जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा एफिशिएंट है, वो थोड़ी सी कम बिजली लेगा कंपेयर टू एक 14 नैनोमीटर पे बना हुआ प्रोसेसर। ठीक है, हालांकि ये नंबर एग्जैक्टली हमें कुछ बताते नहीं है, 14 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर, लेकिन TSMC अगर इस स्टेज को कहता है 14 नैनोमीटर और इस स्टेज को कहता है 10 नैनोमीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये वाली जो स्टेज है, यहाँ पे जो प्रोसेसर फैब्रिकेट हो रहे हैं, ये थोड़े से ज़्यादा एफिशिएंट होंगे कंपेयर टू ये वाले प्रोसेसर। ठीक है, इतना हमको एक रफ़ आइडिया मिल जाता है। हालांकि इंटेल की लिथोग्राफी को हम TSMC की लिथोग्राफी से कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, इंटेल की लिथोग्राफी को इंटेल की लिथोग्राफी से ही कंपेयर किया जा सकता है, और TSMC की लिथोग्राफी को TSMC की लिथोग्राफी से ही कंपेयर किया जा सकता है कि मतलब कैसे फैब्रिकेट हो रहे हैं प्रोसेसर। ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं अब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं रह गए हैं, बहुत समय से ही एग्जैक्ट फिगर ये नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, और कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ कि PCI Gen 5 का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है प्रोसेसर पे। रैम के बारे में मैं ऑलरेडी शायद बता चुका हूँ, DDR4 DDR5 रैम का सपोर्ट है। और PCI Gen 5 की वजह से ये होता है कि अगर एक ही लेन को 8x लेन में डिवाइड कर दिया जाए तो भी ग्राफिक्स कार्ड पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं है, वो तो अपना मस्त फास्ट चलता ही रहेगा। और एक लेन से ही 16 लेन को अगर 8x लेन में डिवाइड कर दिया जाता है तो और ज़्यादा चीज़ें ऐड की जा सकती हैं सिंगल लेन में ही, क्योंकि एक अकेली PCI X16 लेन ही बड़ी पावरफुल होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मुझे इंटेल की जो 12th जनरेशन है वो पसंद तो आई है, मुझे अच्छी लगी है, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए या मेरे पास पैसा भी हो ख़रीदने के लिए एक नया PC बिल्ड करने के लिए, तो मैं 12th जनरेशन पे PC बिल्ड करना प्रेफर नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि बिल्कुल सब कुछ नया है और अभी इसके लिए कुछ भी ठीक से रेडी नहीं है। इवन दो इसमें इंटेल थ्रेड डायरेक्टर की टेक्नोलॉजी मौजूद है, फिर भी एरर्स आ सकते हैं और आएंगे भी, चीज़ें आएंगी। बहुत सारे गेम्स को, एप्लीकेशन को इस प्रोसेसर के लिए अपडेट करना पड़ेगा, ये जो जनरेशन है इंटेल की, और तब जाके कुछ टाइम बाद ये जो प्रोसेसर हैं ये स्टेबल तरीके से काम कर पाएंगे। फ़िलहाल जो है
ये अभी सब कुछ नया है और मैं थोड़ा ऐसी चीज़ के संग जाना पसंद करूँगा जो कि थोड़ी स्टेबल हो। दूसरा रीज़न ये है कि बिल्कुल बेस मदरबोर्ड मैंने Z690 का देखा तो उसी की कीमत जो है वो 17,000 के करीब थी और हो सकता है फ्यूचर में मदरबोर्ड आए जो कि सस्ते हों, लेकिन अभी जो मदरबोर्ड हैं वो काफ़ी महंगे हैं और DDR5 वाले मदरबोर्ड तो 54,000 55,000 ऐसे हैं। तो मदरबोर्ड बहुत महंगे हैं। और एक चीज़ ये है क्योंकि इनकी TDP बहुत हाई है तो VRM का बहुत स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई 65 वाट की TDP का प्रोसेसर है और आपने उसको बेसिक से मदरबोर्ड में लगा दिया, आपका काम होने लगा। ये आप नहीं कर सकते। i5 जैसे प्रोसेसर के लिए भी जब आपको एक AIO कूलर लगाना पड़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि आपको मदरबोर्ड कैसा लगाना पड़ेगा। पंखे में आपका काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप समझ गए होंगे सब कुछ कि क्या है, कैसी जनरेशन है और क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी जो बेसिक जानकारी है वो आप जो है खुद से भी देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके कि कितने कोर्स i9 में हैं, कितने थ्रेड हैं, कितने i7 में हैं, ठीक है। और बेंचमार्क्स वगैरह भी अलग अलग चैनल पे, गेमर नेक्सस के चैनल पे आ गए हैं, आई थिंक हार्डवेयर अनबॉक्स के चैनल पे भी शायद आ गए हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from.